हेलो स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने रिएक्शन नंबर 6 में एडिशन ऑफ वाटर देखा था। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और OMDM और डाइल्यूट एसिड से हमने वाटर का एडिशन किया था। इस वीडियो में हमें हेलोजनेशन करना है, एडिशन ऑफ हेलोजन। जितने भी वेरिएशंस होंगे वो इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हेलोजनेशन में आए तो मुझे नाम से क्लियर है कि एडिशन ऑफ हेलोजन होना है, हेलोजन ऐड होगा। और हमने फर्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में बता दिया था कि डायरेक्ट आंसर बनाने के लिए हम X प्लस और X माइनस बनाकर डायरेक्ट हेलोजनेशन कर सकते हैं। फिर भी हम एक्चुअल रिएक्शन पर आएँ तो एक्चुअल रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। और इसमें क्या होगा, एल्कीन का रिएक्शन हेलोजन H2CCl4 से लिखा हुआ मिलता है। और जो प्रोडक्ट बनेगा, पाई बॉन्ड हट जाएगा और दोनों कार्बन पर एक एक हेलोजन आ जाएगा। रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट जो यूज़ करते हैं वो होता है हेलोजन प्लस इनर्ट सॉल्वेंट। और इम्पॉर्टेंट बात है ये कि लो टेम्परेचर पे होता है ये रिएक्शन। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन के एंड में हम इस वेरिएशन पर भी बात करेंगे। अब इनर्ट सॉल्वेंट की बात करें तो इनर्ट सॉल्वेंट यूज्ड ओनली फॉर होमोजीनियस फेज। और जो इनर्ट सॉल्वेंट हमें लिखे हुए मिलेंगे, ये नॉर्मली तो CCl4 लिखा हुआ मिलता है, जो मैंने पहले लिखा भी था, ऊपर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। इसके अलावा CHCl3 भी मिल सकता है, यहाँ पर CH2 भी मिल सकता है। इस तरीके के बहुत सारे इनर्ट सॉल्वेंट होते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए मिल सकते हैं। और इनर्ट सॉल्वेंट का एक ही काम होता है कि इनर्ट सॉल्वेंट यूज्ड ओनली फॉर होमोजीनियस फेज। क्लियर है? तो ये रिएजेंट की बात हो गई। एक एग्जाम्पल से मैकेनिज्म पे चलते हैं। और यदि एग्जाम्पल की बात करें तो हमने ब्रोमीन का रिएक्शन कराया, तो कॉमन सेंस है इसको हमें ब्रोमिनेशन बोलना पड़ेगा। और ब्रोमीन के रिएक्शन में क्या होगा, एक कार्बन पर एक ब्रोमीन, दूसरे पे दो दूसरा ब्रोमीन आ जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। और इस रिएक्शन का नाम, मैकेनिज्म का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये हमने पहले भी बोला था कि एल्कीन टॉपिक में हर रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन क्वेश्चन ये कि Br2CCl4 में इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन सा है। भाई Br2 को यदि मैं देखूं तो Br2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि सेम है तो कोई भी ब्रोमीन बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेवलप नहीं होगा। तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ से हो जाएगा, तो ज़रा इस वेरिएशन को देखना। जब Br2 मॉलिक्यूल किसी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के नज़दीक आता है, इलेक्ट्रॉन रिच को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, करेगा ना रिपेल। तो जब न्यूक्लियोफाइल के नज़दीक Br2 मॉलिक्यूल आता है तब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर का जो रिपल्शन होगा वो किस पर लगेगा, Br2 मॉलिक्यूल पर लगेगा। अब लोन पेयर तो ऑर्बिटल में वो तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन Br2 मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड पेयर है, रिपल्शन के कारण बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिच से दूर की साइड मूव करने लगेगा। और यदि दूर की साइड मूव करेगा तो ये वाला ब्रोमीन डेफिशिएंट होने लगेगा, मतलब डेल्टा प्लस डेवलप होने लगेगा। और इस वाले ब्रोमीन पर डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप होने लगेगा। मतलब Br2 इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, लोन पेयर वाला हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड वाला केस हो सकता है। जैसे हमारे एल्कीन टॉपिक में मल्टीपल बॉन्ड वाला केस ही तो है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो इलेक्ट्रोफिलिक कौन बनेगा, Br2 ही बनेगा इस रीजन के कारण। ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर Br2 बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। तो यदि इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया तो फिर मैकेनिज्म किस तरीके से लिखा जाता है, एक बार मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो मैकेनिज्म में Br2 इलेक्ट्रोफिलिक हुआ क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के नज़दीक आया। तो जब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के नज़दीक आया तो मैं क्या करूं, Br2 मॉलिक्यूल में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस लिख दूं, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर है इस साइड रिपेल होगा। तो यहाँ पर आया डेल्टा प्लस और यहाँ पर आया क्या, डेल्टा माइनस। और इस डेल्टा प्लस के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है वो इस Br2 पे अटैक करेगा और ब्रोमीन को बॉन्ड पेयर को हटाना पड़ेगा। क्यों, ब्रोमीन कैन नॉट फॉर्म टू बॉन्ड्स। तो यहाँ पर कार्बन ने ब्रोमीन से बॉन्ड बना लिया, Br माइनस को एक्सपेल कर दिया और कार्बन पे बन गया प्लस चार्ज। पहले भी बात हुई है एडिशन ऑफ HOCl में, कार्बन का प्लस चार्ज मतलब डेफिशिएंट है, किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन रिच लोन पेयर वाला ब्रोमीन भी है और नेगेटिव चार्ज वाला ब्रोमीन भी है। किसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, जो नज़दीक होगा वही अट्रैक्ट होगा, ऐसा हमने HOCl में भी किया था। तो ज़्यादा अट्रैक्ट ये अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर जो ब्रोमीन है वो हो जाएगा। और यदि ये ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया तो बनेगा इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये कहलाता है क्या, साइक्लिक
साइक्लिक हेलोनियम आयन। ये साइक्लिक हेलोनियम आयन बना, और साइक्लिक हेलोनियम आयन में ये कंफर्म है कि ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक तो होगा, लेकिन ब्रोमीन पे प्लस चार्ज है, इसलिए कार्बन पे क्या रहेगा, डेल्टा प्लस चार्ज। अब जो Br माइनस है वो Br के अपोजिट साइड से अटैक करेगा, और ये एक्सप्लेन करता है कि एंटी एडिशन होगा, क्योंकि इस साइड से तो रास्ता ब्लॉक कर दिया है ब्रोमीन ने, तो ये वाला बॉन्ड पेयर हटा दिया जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। क्लियर है? हमने पहले भी बोला था कि साइक्लिक हेलोनियम आयन बनने से बहुत सारी बातों का एक्सप्लेनेशन बनता है। तो यदि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखूं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखो हमने क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैकेनिज्म का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट अटैक बाय कंप्लीट H2 मॉलिक्यूल। ये बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ना X प्लस ने अटैक किया, ना X माइनस ने किया, ना X रेडिकल ने किया। फर्स्ट कोलिजन पूरे Br2 मॉलिक्यूल का हुआ, मतलब फर्स्ट अटैक बाय X2 मॉलिक्यूल। फिर साइक्लिक हेलोनियम आयन बनने के कारण कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं रहा, इसलिए नो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। फिर फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है ऑलवेज एंटी एडिशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेलोनियम आयन। ये हम HOCl के टाइम पर भी बोल चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, एक बार जरूर कंफर्म कर लेना यदि नहीं देखा हो तो। और हमने उसमें क्या स्टडी किया था, हमने ऐसे बॉक्सेस बनाए थे, हमने शॉर्ट ट्रिक बनाया था, और इनको हमने मैकेनिज्म से भी एक्सप्लेन किया था कि इस तरीके से बनता है। और शॉर्ट ट्रिक में क्या याद करना था, हमें कार और कैट याद करना था, और हमने कार लिखकर ये पूरा बॉक्स अपने आप फिल किया था। हमें पूरा याद नहीं करना पड़ता, केवल कार एंड कैट। तो यदि कार लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग था कि सिस एल्कीन ऑन एंटी एडिशन गिव्स रेसिमिक मिक्सचर, और हर लाइन का मीनिंग लिखा हुआ है। हर लाइन पर 3 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन तो यहाँ पर बने हुए। एक बॉक्स ये वाला था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसी से आइडिया लगेगा इसमें। फिर इसी के जैसा एक और बॉक्स हमने बनाया था, और उस बॉक्स में क्या था, कैट, CAT, और CAT को हमने क्या बोला था, टू राइट द प्रोडक्ट। T का मतलब था थ्री, और E का मतलब था एरिथ्रो। हमने टोज बोलकर इसको याद किया हुआ था। क्लियर है? तो हमने CAT जब लिखा तो उसका फुल स्टेटमेंट क्या था कि सिस एल्कीन ऑन एंटी एडिशन गिव्स थ्रियोफॉर्म। इस तरीके से हम उसको यूज़ करते थे, और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखकर उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। वो क्वेश्चन दोबारा तो नहीं लिखेंगे, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर मैं लिंक दे दूंगा, एक बार ज़रूर देख लेना। फिर जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला वीडियो जब देखा था, तो हमने एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बनाया था स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, और रिजल्ट ये था कि यदि किसी भी प्लेनर मॉलिक्यूल पे कोई रिएजेंट अटैक करता है और कैरिल कार्बन यदि बनता है, तो R एंड S फॉर्म्स आर फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट्स, 50% R 50% S बनता है। और जब हमने क्वेश्चंस किए थे तो हमने 2 ऑब्जर्वेशन देखे थे कि यदि प्रोडक्ट में एक ही कैरिल कार्बन है तो रेसिमिक मिक्सचर आंसर बोलते थे, और यदि एक कैरिल कार्बन पहले से ले रखा है और प्रोडक्ट में एक और नया कैरिल कार्बन बना, तब हम बोलते थे डायस्टीरियोमर्स आर फॉर्म्ड। तो बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, वहाँ पर हम लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, नहीं तो इस वीडियो में यहाँ पर आना चाहिए था, वहाँ पर नहीं आता। तो आइडिया के लिए यदि एक क्वेश्चन करना चाहें तो हम क्वेश्चन में ट्राई कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में यदि मैं बात करूँ तो हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करना है। अब हमें मालूम है कि डबल बॉन्ड पर Br2CCl4 है, मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ पर आएगा, तो ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन जो है ये है कैरिल कार्बन, और यहाँ पर इस कार्बन का डबली बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वाज sp2, और sp2 का मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर। तो हमें रिजल्ट डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा। प्लेनर पे अटैक हो रहा है रिएजेंट का, कैरिल कार्बन बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 50% बनेगा R, और यहाँ पर 50% बनेगा S, 50% बनेगा S। इसका मतलब मुझे आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, मुझे आंसर में लिखना पड़ेगा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा यहाँ पर। ठीक, एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना, क्योंकि सारा आइडिया तो उसी वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था। तो इस रिएक्शन में कुछ नई बातें स्टार्ट करते हैं, और नई बातों में हमने जो लिखा दैट इज़ फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट। फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट किस बात से रिलेटेड था, तो अभी जब हमने ब्रोमिनेशन का रिएक्शन लिखा था तो हमने Br2CCl4 लिखा, और हमने ये बोला कि जो CCl4 है ये कैसा सॉल्वेंट है, इनर्ट सॉल्वेंट, और इनर्ट सॉल्वेंट पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में, दे आर यूज्ड ओनली फॉर होमोजेनस फेज। तो फ्रांसिस ने क्या किया था, इनर्ट सॉल्वेंट के बजाय NaCl, एक्वस NaCl लेकर देखा, और ये था फ्रांसिस का एक्सपेरिमेंट कि प्रोडक्ट में क्या असर पड़ेगा। क्लियर है?
तो इसी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करें। तो एल्कीन है, एल्कीन पर ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ही होता है। अब हमारे पास कंटेनर में Br2 है और हमारे पास NaCl है, NaCl मतलब Na+Cl- में लिख लो, और हमारे पास एक्वस का मतलब है H2O। अब जरा ध्यान से देखें, इलेक्ट्रोफिलिक कौन बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसा कौन बिहेव कर सकता है। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि Br2 इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है, अभी मैकेनिज्म देखा था, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बनने के कारण। क्या Cl- इलेक्ट्रोफिलिक है? नहीं, Cl- इलेक्ट्रोफिलिक नहीं हो सकता, निगेटिवली चार्ज है। हाँ, Na+ में चांसेस लग रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं। क्यों? क्योंकि मेटल ऑलवेज रिमेन्स इन डिसोसिएटेड फॉर्म, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कंडीशन के कारण Na+ फॉर्म में ही रहेगा। फिर लास्ट डाउट आया H2O, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर वाला। यदि तुम्हें ये लगता है कि H+ और OH- मिल जाएगा, तो कभी नहीं मिलता। H2 इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि H+ और OH- के फॉर्म में डिसोसिएटेड फॉर्म में मिले, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक इस मिक्सचर में केवल कौन है? Br2। और Br2 का रिएक्शन तो हमें आता है कि वो कैसे रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, तो इस बार मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखता हूँ। रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन में होगा ये कि Br2 डायरेक्ट अटैक करेगा, और देखो मैंने डायरेक्ट साइक्लिक हेलोनियम आयन बना लिया। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ऊपर साइक्लिक हेलोनियम आयन कैसे बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो केवल एक ही है। अब एक बार साइक्लिक हेलोनियम आयन बनने के बाद अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और प्रॉब्लम यह है कि न्यूक्लियोफाइल कंटेनर में एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं। Br- भी न्यूक्लियोफाइल है, तो NaCl का Cl- भी न्यूक्लियोफाइल होगा, और H2O भी तो न्यूक्लियोफाइल है, जिसका नेगेटिव पार्ट क्या लास्ट में बचेगा? OH। तो यहाँ पर Br- ने अटैक किया तो यहाँ पर Br वाला प्रोडक्ट बनेगा, Cl- ने अटैक किया तो यहाँ Cl आएगा, और यदि H2 अटैक करेगा तो पहले यहाँ पर आएगा H2O+, फिर H+ एक्सपेल हो जाएगा, तो यहाँ पर तब बनेगा OH। ये था फ्रांसिस का एक्सपेरिमेंट। तो फ्रांसिस ने क्या देखा कि यदि हम इनर्ट सॉल्वेंट नहीं लेंगे, तो जो सॉल्वेंट आप एक्टिव वाला लोगे वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगा और साइड प्रोडक्ट्स बढ़ने लग जाएंगे। क्लियर है? ये तो हुई एक्सप्लेनेशन वाली बात। क्वेश्चंस में हमें कैसे ट्राई करना पड़ेगा, एक बार क्वेश्चन का तरीका देखते हैं। क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए हम मिक्सचर में, रिएजेंट मिक्सचर में जितने भी अवेलेबल पॉसिबल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है उनका लिस्ट बना लेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव कौन कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव कौन कर सकता है। मुझे एग्जैक्ट नहीं लिखना, मुझे केवल आइडिया लिखना है कि इलेक्ट्रोफाइल की जगह कौन सा एटम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में प्रोडक्ट कैसे बनता है कि डबली बॉन्डेड कार्बन पे एक इलेक्ट्रोफाइल लगेगा तो एक न्यूक्लियोफाइल। दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं लग सकते कभी, दोनों न्यूक्लियोफाइल नहीं लग सकते कभी। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर बनाया करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंफॉर्मेशन है। तो यदि मैं फ्रांसिस का एक्सपेरिमेंट फिर से ऑब्जेक्टिव तरीके से करके बताऊं, सेम क्वेश्चन मैं फिर से करता हूं, जो मैंने Br2 एक्वस NaCl वाला किया था ना अभी डिटेल में एक्सप्लेन, उसी को मैं शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव मेथड से करके बताता हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए, Br2 NaCl में से पॉसिबल अवेलेबल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का लिस्ट बनाऊं। तो इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे ब्रोमीन आ सकता है, और न्यूक्लियोफाइल की जगह ब्रोमीन आ सकता है, Cl आ सकता है, और OH आ सकता है। देखो ये शॉर्ट ट्रिक है, मैंने एग्जैक्ट तो नहीं लिखा कि Br+ है कि Br2 मॉलिक्यूल है, मैंने कहीं माइनस तो नहीं लगाया, केवल एक आइडिया के लिए। अब पॉसिबल प्रोडक्ट क्या करना है, मुझे जोड़ी बनाना है, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल तो फिक्स एक ही है ब्रोमीन, और एक न्यूक्लियोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बहुत स्पीड से आंसर बना पाऊंगा। और क्वेश्चन में ये भी पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो नहीं बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, दो न्यूक्लियोफाइल कभी नहीं लग सकते, मतलब Cl कभी नहीं बन सकता, यहाँ पर OH कभी नहीं बन सकता, और एक और पॉसिबिलिटी है कभी भी Cl और OH नहीं बन सकता। तो ऑब्जेक्टिव में जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव किया जाता है। तो फिर यदि हम और क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हों, तो जैसे हमने अभी जो डिसाइड किया बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। और इस क्वेश्चन को यदि ट्राई करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अवेलेबल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का लिस्ट बना लेना चाहिए। तो Cl2H2O, तो Cl ही बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, H2 तो न्यूक्लियोफिलिक है, दूसरा Cl न्यूक्लियोफाइल की जगह पर आएगा और H2 का आएगा OH।
तो पॉसिबल प्रोडक्ट Cl के साथ एक Cl आ सकता है और Cl के साथ क्या आ सकता है, एक OH आ सकता है। और क्या नहीं बनेगा, OH OH कभी नहीं बन सकता। हो सकता है तुम्हें देखकर ये लगे कि Cl Cl कैसे बन गया, तो Cl Cl बाई चांस इसलिए बन गया क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल में भी एक Cl था और न्यूक्लियोफाइल में भी एक Cl था, इसलिए बना दिया। ये पॉसिबल प्रोडक्ट्स देखना सीखे। अब रही बात मेजर माइनर प्रोडक्ट लिखने की, तो मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करते हैं? तो देखो, कंटेनर में जब R+ बना और सराउंडिंग में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है, तो बताओ R+ से कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अमाउंट में जुड़ेगा? तो कॉमन सेंस बोलता है कि अमाउंट डिसाइड्स अवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी डिसाइड्स कोलिजन। तो जो अमाउंट में ज़्यादा रहेगा वही तो ज़्यादा जुड़ेगा ना, वही तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा ना। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा वो ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे बना सकता है? क्लियर है? और यहाँ पर यदि मैं रिजल्ट ही बनाकर लिख दूँ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पूरे सिलेबस में काम में आता है। देखो रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, द न्यूक्लियोफाइल विच इज प्रेजेंट इन एक्सेसिव अमाउंट ऑलवेज फॉर्म्स मेजर प्रोडक्ट। जो अमाउंट में ज़्यादा रहेगा वही मेजर प्रोडक्ट रहेगा। हमें कैसे मालूम चलेगा कौन अमाउंट में ज़्यादा है? तो या तो गिवन रहे कि अमाउंट में कम या अमाउंट में ज़्यादा लिखा हुआ। अब जैसे इस वाले एग्जाम्पल में तो कम ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, तो देखो यहाँ लाइन लिखा हुआ है, सॉल्वेंट ऑलवेज कंसीडर्ड इन एक्सेसिव अमाउंट, मतलब H2 एक्सेसिव अमाउंट में मानना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ का मेजर प्रोडक्ट मुझे ये बोलना पड़ेगा और यहाँ का माइनर प्रोडक्ट बोलना पड़ेगा ये माइनर प्रोडक्ट है। और इसको क्या हमने बोला था, इसको हेलोहाइड्रिन पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही प्रोडक्ट तो HOCl से बनता है, सिमिलर प्रोडक्ट है, सेम रिएक्शन नहीं है। ये फ्रांसिस का एक्सपेरिमेंट से बन रहा है, वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से बना था। ठीक, तो ये फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना। फिर फ्रांसिस का एक्सपेरिमेंट में ज़रा रिड्यूस सेलेक्टिविटी की बात करते हैं। रिड्यूस सेलेक्टिव होने का मतलब, रिड्यूस सेलेक्टिविटी का मतलब पोजीशन सेलेक्टिविटी। अभी तक तो हमने जितने भी एग्जाम्पल लिख रहे थे उसमें सिमेट्रिकल एल्कीन लिया था, तो हमने सोचा भी नहीं। अब यदि यहाँ पर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो मुझे मालूम है कि Br2 क्या करेगा, साइक्लिक हेलोनियमाइन बनाएगा, तो मैं वो तो बना ही देता हूँ। देखो मैंने साइक्लिक हेलोनियमाइन बना दिया। अब साइक्लिक हेलोनियमाइन बनने के बाद अब यहाँ पर दो चॉइसेस हैं, क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज दोनों कार्बन पे है, प्लस चार्ज इस वाले कार्बन पे भी है और प्लस चार्ज इस वाले कार्बन पर भी है। अब यदि न्यूक्लियोफाइल को आना है तो देखो, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ये वाला कार्बन है प्राइमरी और ये वाला जो कार्बन है ये है टर्शरी। टर्शरी पे क्राउड ज़्यादा है, प्राइमरी पे क्राउड कम है। तो कॉमन सेंस बोलता है जहाँ पर क्राउड कम है वहाँ पर ज़्यादा अटैक होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर नहीं होता। ठीक, यहाँ पर ना होने का रीज़न ये है कि ये जो बॉन्ड बनता है साइक्लिक हेलोनियमाइन, ये पार्शियल बॉन्ड बनता है, कंप्लीट नहीं बनता। और कंप्लीट नहीं बनता वैसे भी पॉजिटिव चार्ज है, टर्शरी कार्बन इज मोर स्टेबल, इंटरमीडिएट हम हमेशा मोर स्टेबल वाला बनाते हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा रिड्यूस सेलेक्टिविटी में कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा वहाँ कराएंगे जहाँ पर कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल बनता हो। इसका मतलब यहाँ पर यदि मैंने Cl2H2 Br2H2 लिखा था तो मेजर प्रोडक्ट मुझे OH से बनाना होता, तो OH ये बनाता और ये बनाता मैं मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? ये ध्यान रखना रिड्यूस सेलेक्टिविटी में कि जब भी साइक्लिक हेलोनियमाइन बनता है, ऐसा हमने OMDM के टाइम पर भी बोला था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन पर भी बोला था कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का, OMDM में मरकरी ने पार्शियली शेयर किया था, यहाँ पर ब्रोमीन पार्शियली शेयर करता है। इस कारण से ये वीकर बॉन्ड होता है और यही फैक्टर है जो क्राउड वाले फैक्टर को डोमिनेट करता है और टर्शरी पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। क्लियर है? तो फिर यदि मैं रिकॉल कराऊं तो मैं बोल रहा हूँ OMDM में बिल्कुल मैंने ऐसे ही तो बनाया था। देखो जरा कंपेयर करें। फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर हम हेलोजिनेशन में डिस्कस कर रहे हैं, अभी हेलोजिनेशन में बनाया हमने ये। फिर हेलोजिनेशन के बाद सेकेंड वाला स्ट्रक्चर देखो, ये हमने OMDM में बनाया था। बिल्कुल ऐसे ही तो साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बोलेंगे ना इसको, जैसे पहले वाले को ब्रोमोनियम आयन बोल रहे हैं। और थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला केस आगे का वेरिएशन है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ईथर्स में आएगा ये। और बिल्कुल इसी तरीके से इसके रिएक्शंस भी होते हैं, जब आगे इसके रिएक्शन डिस्कस करेंगे तब की बात है। अभी तो हम दो रिएक्शन समझ सकते हैं, एक हेलोजिनेशन और एक OMDM, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। तो यदि बिल्कुल ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन जैसा है तो इसके क्वेश्चंस भी बिल्कुल वैसे ही करने पड़ेंगे हमें। जैसे यहाँ देखो, अब मुझे ये मालूम है कि यहाँ पर क्या होगा, साइक्लिक हेलोनियमाइन बनेगा Br2 का अटैक से, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक तो वही है, Na+ तो इलेक्ट्रोफिलिक होता नहीं। अब यहाँ पर ये जो NaSCO3 लिया हुआ है ना, ये क्या है, ये है बेस, वीक बेस।
और बेस किस लिए लिया है, बेस COH से रिएक्ट करके यहाँ माइनस चार्ज डेवलप करने के लिए लिया, यहाँ पर रिएक्ट करेगा बेस। तो यदि मैं स्ट्रक्चर लिखकर बताऊं तो जरा रुको एक मिनट, ऐसे लिखता हूं मैं, क्योंकि मैंने साइक्लिक हेलोनियम आयन के टाइम पर ये आइडिया तुम्हें पहले भी दिया था कि मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है वही अटैक कर सकता है, वही मेजर प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जहाँ डबल बॉन्ड था यहाँ पर मैंने साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाया और बेस ने COH को O- में कन्वर्ट कर दिया, मैंने उसको नज़दीक लिख दिया। अब ये वाला माइनस क्या करेगा, ये वाला प्राइमरी और ये वाला कैसा है, ये वाला है सेकेंडरी। तो माइनस क्या करेगा, इस सेकेंडरी पे अटैक करेगा और यहाँ से इस बॉन्ड को हटा देगा। यही तो हमने रिड्यूस सेलेक्टिविटी में पढ़ा। इसका मतलब इस प्रोडक्ट आंसर कैसा लिखा जाएगा, आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन भी हो सकते हैं और ऐसे हमने बहुत सारे रिएक्शन कहाँ देखे थे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हमने देखे थे। ठीक है ना, तो एक बार जरूर देख लें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वहाँ पर इस तरीके के और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। यदि फ्रांसिस के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस घर पे ट्राई करना चाहते हो तो मैं ये क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ, ये होमवर्क में आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में तो ROH है, मुझे मालूम है कि इसको एक्सेसिव मानना पड़ेगा, और सेकेंड वाला एग्जाम्पल तुम्हारे लिए नया है, वहाँ पर ETNH2 है और उसको एक्सेसिव मान के मेजर प्रोडक्ट लिखना और फ्रांसिस का एक्सपेरिमेंट के आंसर बनाना। क्लियर? तो फिर हम हेलोजनेशन में और आगे बात करते हैं। हेलोजनेशन का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का प्रेजेंस इस तरीके से पता किया जाता है। ठीक है ना, तो देखें क्या लिखा हुआ है, एल्कीन्स एंड एल्काइंस मतलब कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स हैविंग पाई बॉन्ड कैन डीकलराइज Br2 सोल्यूशन। Br2 सोल्यूशन का कलर होता है ब्राउन, ब्राउन कलर का होता है, और यदि इस तरीके से एडिशन रिएक्शन हो जाता है तो ब्राउन कलर गायब हो जाता है, जिसको हम बोलें डीकलराइज हो जाता है। तो एल्किन और एल्काइन ये वाला टेस्ट देते हैं, तो एडिशन यदि हो गया तो डीकलराइज हो जाएगा और एडिशन नहीं हुआ तो डीकलराइज नहीं होगा। तो नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखा हुआ, एल्केन्स कैन नॉट डीकलराइज Br2 सोल्यूशन। तो ये तो समझ आता है, इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग है ये बेंजीन। बेंजीन में तो पाई बॉन्ड है फिर भी वो डीकलराइज नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने GOC में भी पढ़ा था, बेंजीन वाले टॉपिक में भी हम पढ़ेंगे कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि उससे उसका एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो AR-ऐसी रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करता है और उस कारण से वो डीकलराइज नहीं करता Br2 सोल्यूशन को, तो ये ध्यान रखना। फिर इससे इंपॉर्टेंट एक और बात बताएं, तो ये हमने तुम्हें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के टाइम पर बताया था, और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के टाइम पर हमने ये बोला था कि मोस्ट स्ट्रेन्ड रिंग होता है साइक्लोप्रोपेन, मोस्ट अनस्टेबल रिंग होता है साइक्लोप्रोपेन, मोस्ट रिएक्टिव रिंग होता है साइक्लोप्रोपेन। तो हमने यहाँ तक लिख दिया था कि साइक्लोप्रोपेन रिंग बिहेव्स लाइक C++ और C++. तो जितने भी रिएक्शन हम एल्कीन में स्टडी कर रहे हैं वो सारे के सारे रिएक्शन साइक्लोप्रोपेन भी शो करता है। जैसे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा, 3 कार्बन का ये है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस तरीके से ये बिल्कुल डबल बॉन्ड के जैसे एडिशन रिएक्शन शो करता है। HX से रिएक्शन कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने हेलोजनेशन में बताया इसलिए मैंने पहले हेलोजनेशन लिखा। तो थोड़ा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हैं, गलत हो सकता है ये क्वेश्चन। फिर हेलोजनेशन की और बातें करें, हमने स्टार्टिंग में तुम्हें बोला कि ये जो हेलोजनेशन रिएक्शन है ये लो टेम्परेचर पे कराते हैं, तब ये डाउट आया था मन में कि हाई टेम्परेचर पे लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो हमने यहाँ पर 2 वैरायटी लिखा, एक लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर Cl2 का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, मतलब होमोलाइसिस के चांसेस नहीं होंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और इसका जो प्रोडक्ट हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। ठीक, और इसका मैकेनिज्म का नाम क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब यदि हाई टेम्परेचर पे लिया तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर लेते ही Cl2 में होमोलाइसिस होने लगेगा, और होमोलाइसिस के कारण यहाँ पर हो जाएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और जैसी फ्री रेडिकल बना, हमने एल्कीन वाले टॉपिक में क्या स्टडी किया था, हमने टॉपिक में स्टडी किया था कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमने बोला था बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में भी टर्शरी सेकेंडरी देन प्राइमरी। फिर उसके बाद आता है एलाइलिक, एलाइलिक में भी क्या था, टर्शरी सेकेंडरी देन प्राइमरी।
फिर आता है नॉर्मल टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, मिथाइलिक, विनाइलिक एंड देन फिनाइलिक। तो यदि यहाँ पर फ्री रेडिकल बन गया तो यहाँ का मैकेनिज्म क्या होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। और यदि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ तो जो प्रोडक्ट बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाय ऑब्जर्वेशन जो बना, नाम यदि देखें तो नाम है दिस इज एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड बनेगा। अब हो सकता है तुम्हें ये डाउट आए कि डबल बॉन्ड पर अटैक क्यों नहीं किया फ्री रेडिकल। तो यदि डबल बॉन्ड पर अटैक कराकर मैं बताऊं तो डबल बॉन्ड पर यदि अटैक होगा तो या तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा या सेकेंडरी, और यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन पे हुआ तो एलाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा। और अभी अभी हमने बोला कि ज़्यादा रिएक्टिविटी उस डायरेक्शन में होता है जहाँ पर बनने वाला इंटरमीडिएट मोर स्टेबल बनता हो, इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी से ज़्यादा प्रीफर क्या होगा? एलाइलिक। और ये एग्जाम में बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव है। वैसे तो हमें मालूम है कि इवन इन सनलाइट क्लोरीन कैन फॉर्म फ्री रेडिकल, लेकिन एग्जाम में जितनी बार भी आया है ये हमेशा 500 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ आया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ 500 लिखा होना ज़रूरी है, यहाँ पे हीट भी लिखा रहेगा, ट्राइंगल जैसा बना भी रहेगा, तो भी हम क्या कराने वाले हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने वाले हैं। मैं तो ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसा आया हुआ है। तो एग्जाम में 500 डिग्री सेंटीग्रेड आया था तो आंसर क्या लिखना था? एलाइल क्लोराइड लिखना था। तो ये क्लियर है कि यदि हमने लो टेम्परेचर पे लिया तो क्या होगा और हाई टेम्परेचर पे लिया तो क्या होगा। इस तरीके से हैलोजिनेशन में बहुत केयरफुली प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम हैलोजिनेशन के एक और नए वेरिएशन पर आते हैं जिसमें कंपाउंड में हैलोजन इंट्रोड्यूस होता है। बड़ा फेमस कंपाउंड NBS, NBS मतलब एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ध्यान से ये एमाइड नहीं है, स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग में आई बिल्कुल रेड कलर से इसलिए लिखा है। एमाइड अलग होता है, एमाइड ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, इमाइड मतलब नाइट्रोजन पे 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड से जुड़ेगा ग्रुप, तो ये इमाइड है। NH ग्रुप इज इमाइड ग्रुप, ठीक है ना। तो एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड का स्ट्रक्चर होता है ये। और इंपॉर्टेंट बात है, यदि हीट करेंगे तब की बात है, हीट नहीं करेंगे तो क्या होगा अभी आगे डिस्कस करते हैं। हीट करने पर होगा ये कि जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है वहाँ पर होमोलाइसिस हो जाएगा, और होमोलाइसिस होने से क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पहला अटैक कौन करेगा? पहला अटैक, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन ब्रोमीन, इसलिए ये जो नाइट्रोजन पे फ्री रेडिकल बना है ये बनाएगा कार्बन फ्री रेडिकल, क्योंकि फर्स्ट अटैक करेगा ये। और कौन सा एच हटाएगा? अभी अभी मैंने ऑर्डर लिखा है, सबसे पहले बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइलिक, विनाइलिक और फिनाइलिक। क्लियर है। तो यदि हीट किया तब क्या होगा? तो जरा हम एल्कीन में लिख कर देखते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक तो एल्कीन ही चल रहा है। एल्कीन लिया, NBS लिया, और देखो मैंने क्या लिखा है, NBS पे मैंने लिखा हीट किया तब क्या होगा। यदि मैंने हीट किया तो फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल कहाँ पर? एलाइलिक पोजीशन पे। फर्स्ट अटैक नाइट्रोजन वाला करेगा, यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर बनाएगा एलाइलिक फ्री रेडिकल, और एलाइलिक फ्री रेडिकल पर अटैच हो जाएगा कौन? Br। इसका मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा? एलाइल ब्रोमाइड। और इसीलिए एल्कीन, पर्टिकुलर एल्कीन टॉपिक के लिए यदि बोलें तो NBS क्या करता है? एलाइलिक ब्रोमिनेशन करेगा, एलाइलिक ब्रोमिनेशन करेगा ये। लेकिन ये याद करना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि एल्कीन के बजाय यदि मैं बेंजीन में करूंगा तो बेंजीन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एलाइलिक पोजीशन से बेटर पोजीशन होता है बेंजाइलिक, तो वहाँ पर बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन बोलना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है हम ये याद रखें कि NBS के साथ यदि हीट किया जाएगा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। ठीक है ना। तो फिर यदि इसके एग्जाम्पल में और वेरिएशन की यदि मैं बात करूं तो जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर लिया, NBS का रिएक्शन कराना है मुझे, और अभी अभी मैंने देखा है हीट करने पे क्या होगा? एलाइलिक पोजीशन मुझे दिख रहा है ये, तो मुझे मालूम है यहाँ पर फ्री रेडिकल में बना लूँगा आसानी से। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, ये अक्सर भूल जाते हैं लोग कि ये फ्री रेडिकल यहाँ पर रेजोनेंस में भी तो पार्टिसिपेट करेगा। तो एक फ्री रेडिकल ये बनेगा, रेजोनेंस होने के कारण एक फ्री रेडिकल यहाँ पर भी बनेगा ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन टर्शरी पे भी लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा। इसका मतलब यदि मैं इसके प्रोडक्ट लिख दूं तो इसके पॉसिबल प्रोडक्ट एक नहीं, पॉसिबल प्रोडक्ट 2 होंगे। कहाँ पे? एक ब्रोमीन तो मुझे यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा
और एक ब्रोमीन मुझे कहाँ पर लगाना पड़ेगा, ब्रोमीन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। तो अक्सर हम रेजोनेंस भूल जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे कि रेजोनेंस लिखने के बाद मैं पॉसिबल प्रोडक्ट बताऊं। क्वेश्चन अक्सर ऐसा मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो रेजोनेंस वाला वेरिएशन भी हमें कवर करना है थोड़ा ध्यान से। ऐसे और एग्जाम्पल्स में यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में और थोड़े ज़्यादा वेरिएशंस लेते हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में देखा, तो इस क्वेश्चन में एलालिक पोजीशन मुझे दो दिख रहे हैं। एक एलालिक पोजीशन ये है, मतलब यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा और ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे ये समझ में आना चाहिए ऐसा। और दूसरा फ्री रेडिकल में यहाँ टर्शरी पे बना सकता हूँ, और यदि यहाँ पर फ्री रेडिकल बना तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और फ्री रेडिकल फिर लगेगा यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट 4 बनेंगे। रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी देखने के बाद मुझे सारे पॉसिबल प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं सारे पॉसिबल प्रोडक्ट लिखूं तो यहाँ पर भी इस एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा, राइट। यहाँ पर ब्रोमीन लगाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर भी ब्रोमीन लगाना पड़ेगा मुझे, इस टर्शरी पे ब्रोमीन लगाना पड़ेगा और रेजोनेंस के बाद यहाँ पर भी ब्रोमीन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो रेजोनेंस वाले वेरिएशंस को हमें याद रखना पड़ता है, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। अब जब हमने स्टार्टिंग में ये बोला था कि एनबीएस को हमें हीट करेंगे तब ऐसा करना है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हीट नहीं करेंगे तो क्या होगा। यदि हीट नहीं करेंगे तो होमोलाइसिस नहीं होगा, और यदि होमोलाइसिस नहीं हुआ तो फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, इसका मतलब मैकेनिज्म फ्री रेडिकल नहीं होगा। तो फिर वेरिएशन में क्या होता है, जरा ध्यान से देखें। देखो, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, इसका मतलब ब्रोमीन पर आएगा डेल्टा प्लस और नाइट्रोजन पर आएगा डेल्टा माइनस। यदि हीट नहीं कर रहे हैं तब, ये ध्यान रहे जब हीट नहीं है तब की बात मैं बता रहा हूँ, तब जो भी इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा ब्रोमीन पे और यहाँ से इस बॉन्ड पेयर को हटा दिया जाएगा, मतलब यहाँ पर N माइनस अलग हो जाएगा और ये जो ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन से अटैच होकर क्या बना लेगा, एक नया प्रोडक्ट बना लेगा। अच्छा, इसी बात को यदि मैं यूज करके बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएशन में हम जो स्टडी कर रहे हैं उसी में बात कर लेते हैं। हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हमने एल्कीन पर ब्रोमिनेशन या एनबीएस का रिएक्शन अभी हमने स्टडी किया था। तो यदि मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया तो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होता है और यहाँ पर डेल्टा प्लस और यहाँ पर क्या है, डेल्टा माइनस है, और मुझे मालूम है कि ये क्या करेगा, बिल्कुल Br2 मॉलिक्यूल जैसा अटैक करेगा और यहाँ से N को हटाना पड़ेगा। और यदि ऐसा लिखकर बताऊं तो यहाँ पर तो ये N माइनस बन जाएगा ऐसा लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर जब ये Br यहाँ जुड़ेगा ना ऐसे, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आएगा CH2 पे प्लस चार्ज ऐसा, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये वापस से साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाएगा। साइक्लिक हेलोनियम आयन पर जो भी अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो अटैक करेगा और प्रोडक्ट फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे बनाकर आना पड़ेगा। तो यदि मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करके ही बताऊं एक न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो जरा देखें इसमें क्या है। सबसे पहली बात, एनबीएस लिया है और ध्यान दो हीट नहीं लिखा है, और हीट नहीं लिखा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अभी अभी दिखाया मैंने उस मैकेनिज्म को यहाँ पर भी लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। मैंने क्या किया, मैंने साइक्लिक हेलोनियम आयन बना दिया। अब यहाँ पर ये जो CH3OH लिया है आपने, CH3OH में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा और ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और इस बॉन्ड पेयर को यहाँ से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर बनेगा OCH3 और यहाँ पर क्या बनेगा, Br, ऐसा बनेगा। अब यदि मैंने NBS के साथ पर HBr लिया होता तो Br2 बनता, और Br2 बनने के बाद Br2 का एडिशन डबल बॉन्ड पर हो जाता और विसिनल डाइहलाइड बन जाते। हालांकि ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं, एक लेवल ज़्यादा हो गया हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी यदि एनबीएस पढ़ रहे थे तो मुझे एनबीएस के सारे वेरिएशन तो बतानी थे। तो हेलोजन से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल रिएक्शंस हो सकती थी एल्कीन में वो हमने सारी इस वीडियो में बता दी। इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार ध्यान से सारे एग्जाम्पल देख लें। अब जब नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे तो उसमें हम ऑक्सीडेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।